हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्राइसिंग यानी मूल्य निर्धारण के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्राइसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के मीनिंग से। ठीक है, प्राइस इज द वन ऑफ द फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, यानी मार्केटिंग मिक्स के जो 4 पीस बताए गए हैं। 4 पी यानी पी प्रोडक्ट, सबसे पहला पी प्रोडक्ट को बताया गया है। सेकेंड पी हमारा प्राइस को बताया गया है। थर्ड पी हमारा प्रमोशन को बताया गया है। एंड लास्ट वन इज हमारा प्लेस को बताया गया है। तो आज हम बात करेंगे हमारे सेकेंड पी की यानी प्राइस की। Generally it's said to be the second P of the marketing mix. जैसा अभी बताया मैंने, price is a totally different P than the other 3 P's. Just example, product, promotions and place in a nature. The other P's are cost factor, whereas price is the only single revenue factor for the businesses. यानी कि प्राइस ही एकमात्र ऐसा है जो सिर्फ ये जो रिमेनिंग जितने भी 3 जो है ना, ये हमारे हमेशा कॉस्ट फैक्टर को ही डिफाइन करते हैं, जबकि प्राइस हमारा रेवेन्यू बढ़ाता है। देयरफॉर प्राइस डिसीजन हैज बीन स्पेशल रोल टू प्ले इन द मार्केटिंग। इसलिए शायद ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि हमने बिजनेस खोला है तो बिजनेस के लिए हम अपना पैसा लगाया है, तो रिटर्न तो हम भी चाहते हैं। तो इसके लिए प्राइस का मतलब है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका हमें कुछ रिटर्न, कुछ रिफंड में मिले, तो वो हमारा प्राइसिंग होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके एक डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन कुछ यूं है, जैसे अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टेनन, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी एंड अदर आइटम्स विथ यूटिलिटी नीडेड टू अक्वायर द प्रोडक्ट्स। यानी विलियम जे स्टेनन के द्वारा कीमत मुद्रा या किसी अन्य वस्तु की मात्रा है जिसकी आवश्यकता किसी उत्पाद को प्राप्त करने के लिए होती है। यानी प्राइस वो मनी है या वो मात्रा है, मनी की वो मात्रा है जो किसी यूटिलिटी या किसी भी प्रोडक्ट को गेन करने के लिए सामने वाली पार्टी को हमको देना होता है, यानी सेलर को हमको देना है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू F.E. Clark, प्राइस इज एन आर्टिकल और सर्विस इज द मार्केट वैल्यू एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ मनी। यानी कि वस्तु और सेवा की बाजार कीमत यानी मार्केट वैल्यू को एक्सप्रेस करने का मनी की टर्म में एक शब्द है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कीमत वस्तु या सेवा का मुद्रा के रूप में व्यक्त बाजार मूल्य है। किसके रूप में? मनी के रूप में उसको एक्सप्रेस किया गया है, एक बाजार मूल्य। क्लियर है? फिर थर्ड आती है हमारी, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट कस्टमर पे ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस वो है, सबसे बेस्ट और सबसे सरल जो है वो ये परिभाषा है फिलिप कॉटलर की। फिलिप कॉटलर ने कहा है कि प्राइस जो है वह कीमत, वह मुद्रा राशि है जो ग्राहक किसी उत्पाद के लिए भुगतान करता है। यानी अगर उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो जिसके लिए वो जो भी मनी पे करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, लास्ट इन शॉर्ट हम ये बता सकते हैं कि कीमत क्रेता द्वारा किसी वस्तु या सेवा के लिए दिया गया मौद्रिक प्रतिफल होता है। यानी कि मनी का जो कंसिडरेशन होता है वो हमारा, जब कोई कस्टमर अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, अपनी सर्विसेज को खरीदने के लिए कुछ प्राइस पे करता है, तो उस कुछ अमाउंट पे करता है, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? प्राइस। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ आई? चले आगे। अब बात करते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो है, प्राइस इज द मनी पेड फॉर प्रोक्योरिंग एनी प्रोडक्ट। अगर कीमत किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए चुकाई गई मुद्रा है। ठीक है? देन नेक्स्ट वन इज, प्राइस इज द क्लोजली रिलेटेड टू यूटिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस जो होती है, कीमत जो होती है, वो उपयोगिता और गुणवत्ता से निकटतम रूप से संबंधित होती है। थर्ड वन इज, प्राइस इज द वैल्यू एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। प्राइस को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मुद्रा के रूप में। फिर है आपका, प्राइस इज द मैनी टाइप्स। हर प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस होती है, यानी कीमतें अलग अलग प्रकार से हो सकती है।
फिर है आपका प्राइस इज द सेक्रीफाइसिंग फॉर ऑब्टेनिंग यूटिलिटी, यानी कि कीमत उपयोगिता की प्राप्ति के लिए किया गया त्याग है एक तरह का। बात समझ रहे हो? पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आई आपको? चलिए एक बार वापस से देख लेते हैं। प्राइस इज द मनी ऑफ पेड फॉर प्रिकॉरिंग एनी प्रोडक्ट, यानी किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए चुकाई गई मुद्रा है। सेकेंड वन इज प्राइस इज अ क्लोजली रिलेटेड टू यूटिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कीमत गुणवत्ता और उपयोगिता से निकटतम संबंधित है। थर्ड इज प्राइस इज वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, हम इसको किस में देख सकते हैं? मनी के रूप में। फिर है प्राइस इज द मनी टाइप एंड द सैक्रिफाइसिंग ऑब्टेनिंग यूटिलिटी। क्लियर है यहां तक? चले आगे। अब हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंस की, ठीक है? इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस आती है वो है कि जब एक प्राइस कीमत प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कीमत वह एलिमेंट है जो एक कस्टमर को परचेजिंग डिसीजन चेंज करने पर भी इफेक्ट करता है। हर संस्था में अपने उत्पादों का जब भी वो डिसाइड करते हैं तो वो पहले मार्केट पर रिसर्च करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, और मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से उनको प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। तो चलिए, अब कीमत की बात हो ही रही है तो हम इसके इंपॉर्टेंस की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। अभी हमने बताया P4 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? सेकेंड P, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी एक। फिर सेकेंड आता है डिटर्मिनेट ऑफ डिमांड, यानी कि हमारी मांग का निर्धारक है। उत्पाद की कीमत उसकी मांग का निर्धारक होता है। कीमत कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और बाजार अंश को भी प्रभावित करता है, इसलिए क्रेताओं की संख्याओं में वृद्धि की जा सकती है उचित कीमत का निर्धारण करके। फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम है, यानी आय का स्रोत है। कीमत के जरिए ही हम प्रोडक्ट को बेचकर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। फिर है बेसिस कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक, यानी हम अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसका आधारभूत नियंत्रक भी प्राइस को मान सकते हैं, क्योंकि मजदूरी की दर, पूंजी पर ब्याज या लाभों की मात्रा इत्यादि सभी कीमत से प्रभावित होते हैं। बाजार की कीमत अगर साधनों के वितरण पर भी प्रभावित करती है तो हमेशा हमें बाजार कीमत ऊंची मजदूरी, ब्याज दरें अधिक लाभों को सुनिश्चित करती है तथा इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमें काम करना है। फिर बेसिस ऑफ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक, हमें विकासशील अर्थव्यवस्था का महत्व में भी महत्व है प्राइस का, क्योंकि जब एक डेवलपिंग कंट्री या अनडेवलप कंट्री या सेमी डेवलप कंट्री कह सकते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए हमें प्रोडक्ट की प्राइस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर है आपका इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक, यानी कि जो भी हमारी डेवलपिंग जो कंट्रीज होती है, यहाँ पर देखो हम कैपिटलिस्टिक की बात करें तो हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट है और उस एनवायरनमेंट में रहकर हमको काम करना है। और जहां पर डेवलपिंग कंट्री की बात हो रही है, चाहे डेवलपिंग हो या सेमी डेवलप हो, ठीक है, बात तो दोनों की एक समान ही है, क्योंकि यहाँ पर सेमी डेवलप और डेवलपिंग दोनों के लिए ही प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कम रिसोर्सेज में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सिर्फ प्राइसिंग के थ्रू ही करवा सकते हैं। फिर है आपका इंपॉर्टेंट इन स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन, हमारी जो विशिष्ट बाजार की दशाएं हैं उनमें क्या है। देखिए, विशिष्ट बाजार की दशाएं, जैसे हमने लास्ट क्लास में कुछ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट की प्लानिंग के बारे में भी पढ़ा था, उसके बाद डेवलपिंग के बारे में भी पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हमारे स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन है, इनको ध्यान में रखते हुए भी, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना है, अपना प्रोडक्ट प्राइस डिसाइड करना है। फिर आपका इंपॉर्टेंस फॉर कंज्यूमर के लिए भी, उपभोक्ताओं के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन शॉर्ट हमारा प्राइसिंग और ये सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ सिर्फ इर्द गिर्द घूमता है हमारे कंज्यूमर के। जब तक कंज्यूमर हमारी प्राइस से सेटिस्फाइड नहीं होगा वो हमारा प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएगा। क्लियर है। फिर है इंपॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। एंड देन है अदर यूटिलिटी, यानी कि अदर यूटिलिटी में हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को की गुडविल अच्छी बना सकते हैं, प्रेस्टीज बना सकते हैं,
या फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रमोशन करने के लिए अलग अलग से रिसोर्सेज ला सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अब हम बात करते हैं आगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, ठीक है, कि प्राइस को हमने क्यों डिसाइड किया। तो चलिए सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में देखिए, टू मैक्सिमम प्रॉफिट। सबसे पहला कि प्राइस हमें डिसाइड ही क्यों करनी है, ठीक है, तो प्राइस हमें डिसाइड करनी है हमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए, ठीक है। सेकेंड है हमारी प्राइस में स्टेबिलिटी लाने के लिए। थर्ड है हमारा टू फेस कंपटीशन। कंपटीशन को अगर फेस करना है तो हमें अपनी प्राइस डिसाइड करनी होगी, ठीक है। फिर है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने इतना खर्चा किया है, इतनी मेहनत की है, यानी रिटर्न में हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, कि फर्म अपने विनियोग पर वांछित प्रत्याय को पहले ही निश्चित कर लेती है, फिर अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को अपनी जो भी प्राइस होती है उस पर डिसाइड करती है, यानी कि जितना टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ प्रॉफिट परसेंटेज तो हम भी फिक्स कर ले, ठीक है। फिर है टू मेंटेन और इम्प्रूव मार्केट शेयर्स, यानी बाजार अंश बनाए रखना और उसमें वृद्धि करना। ऐसी बहुत सी फर्म है जो अपने मार्केट शेयर्स को डिसाइड कर लेती है और उसे मेंटेन करने के लिए हमेशा एफर्ट्स डालती रहती है और उसमें हमेशा आगे भी रहती है, तो वह अपनी कीमत इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी कर सकती है। फिर है सर्वाइवल ऑब्जेक्ट, यानी अगर आपको अपने मार्केट में टिके रहना है तो आपको प्राइस डिसाइड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्राइस की वजह से ही आप अपने मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका है वैल्यू इमेज, यानी कि आपके मूल्य छवि। ऐसी फर्म जो कम मूल्य वाली वस्तुओं के माध्यम से छवि बनाना चाहती है, यानी कि बहुत सी ऐसी फर्म है जिनकी प्राइस बहुत कम होती है पर वो उनकी मार्केट में बहुत गुडविल बन जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी प्राइस कम होने के साथ साथ वो क्वालिटी भी अच्छा देती है, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू इमेज भी बढ़ जाती है आपकी। फिर है आपका प्रोडक्ट क्वालिटी इमेज, यानी कि आपकी उत्पाद गुणवत्ता छवि। कोई फर्म अपने को उच्च गुणवत्ता उत्पाद नेता के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य रख देती है, यानी कि कोई ऐसे प्रोडक्ट भी होती है, कोई ऐसी फर्म भी होती है जो ये चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करे, जो स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स हमने बनाए हैं उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करे, यानी क्वालिटी है, क्वालिटी की एक इमेज बने और उसके अकॉर्डिंग बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है वो काम करे। फिर आता है नॉन प्राइस कंपटीशन। फिर आता है आपका स्टेटस भी इफेक्ट करता है आपके प्राइसिंग को लेकर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टेटस भी आपको क्या करता है, इफेक्ट करता है। यहाँ हम सेल्स वॉल्यूम भी ले सकते हैं कि अगर आपकी सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना है तो आपको प्राइसिंग करनी पड़ेगी और विक्रय की मात्रा वृद्धि करने के लिए भी कई तरह से डिस्काउंट भी ऑफर करने पड़ सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? ये थे हमारे अभी तक के जो टॉपिक थे। देखिए एक बार वापस से, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। पहले हमने प्राइसिंग का मीनिंग देखा था, उसके बाद उसकी कुछ डेफिनेशंस देख ली, फिर प्राइसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लिया, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस की बात की, अभी जस्ट हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की, ठीक है। अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बचते इस प्राइसिंग को लेकर। जो 2 छोटे छोटे हाइलाइट्स है वो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का पार्ट, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में हर बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए तो इसको देख लेते हैं, इसके बाद सिर्फ प्रोसेस बचेगा। चलिए सबसे पहला जो है कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो हमारी प्राइसिंग डिसीजन को, जब हम कीमत निर्धारण करते हैं तब वो हमें अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय के उद्देश्य। उत्पाद कीमत निर्धारित करते समय एक प्रोड्यूसर अपने बिजनेस के ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखता है। बाजार में वो कंट्रोल करना चाहता है, या फिर उसका ऑब्जेक्ट है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहता है, या फिर कॉम्पिटिटर को हराना चाहता है, या फिर अपनी गुडविल को बढ़ाना चाहता है। उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट पर भी हमारा प्राइसिंग डिपेंड करता है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग में देखिए, जस्ट एग्जांपल बता रही हूं, जैसे मान लो अगर मेरे प्रोडक्ट की
कॉस्ट बनी है 10 रुपए, ठीक है, कॉस्ट आई है 10 रुपए। अब उसमें 2 रुपए मेरा खुद का प्रॉफिट ऐड करके मैं मार्केट में अगर 12 रुपए में वो प्रोडक्ट बेचती हूँ, ठीक है, और एक प्रोडक्ट होता है हमारा कि 10 रुपए में मैं बेचकर, या फिर मेरी कॉस्ट जो है, मान लो यहां पर 10 रुपए, यहां पर हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे, यहां पर हमने 10 रुपए का प्राइस 12 रुपए में, 10 रुपए की कॉस्ट वाला 12 रुपए में बेच दिया था। एक हमारा अगर कॉस्ट ही हमारी 8 रुपए आए और अगर हम उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ऐड करके 10 रुपए में वो प्रोडक्ट बेचे, तो क्या हमारी प्राइसिंग पर इफेक्ट पड़ेगा? क्या हमारे कंज्यूमर हमारे इस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदना चाहेंगे? जी हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट ज्यादा सस्ता दिख रहा है और कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा क्योंकि क्वालिटी दोनों की सेम आ रही है, तो हमारी कॉस्ट भी हमारे प्रोडक्ट को इफेक्ट करती है। देन नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसा है हमारा प्रोडक्ट, नाशवान है या कॉम्पिटिटिव है, या फिर हमारा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, तो वो सब भी हमारी, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जैसे अगर इंट्रोडक्शन फेज में है, लाइफ साइकिल जैसे हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया ही था कि अगर हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज में है तो हम किस तरीके से काम करेंगे, अगर हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में है तो क्या हमारी प्राइस कैसी होनी चाहिए। जैसे अगर इंट्रोडक्शन फेज में है हमारा प्रोडक्ट तो हम क्या करेंगे, अपनी प्राइस को कम रखकर मैक्सिमम कस्टमर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये भी एक तरह का हमारा प्राइसिंग फैक्टर अफेक्ट करता है। फिर है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, डिमांड कैसी है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है कि डिमांड अगर इलास्टिक है या फिर लोचदार है, बेलोचदार है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। फिर आता है आपका कॉम्पिटिटर्स प्राइस, यानी कि अगर हमारे ऑपोजिशन की 10 रुपए प्राइस है और हमारी अगर 12 रुपए है तो कस्टमर 10 रुपए वाले को प्रेफरेंस देगा, ठीक है, तो ये भी हमारी प्राइसिंग को, इस सबको भी ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, अपनी प्राइसिंग डिसाइड करनी है। देन है पॉलिसी ऑफ द चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी जो पॉलिसी है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, दो तरह के चैनल्स होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारा डायरेक्ट, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रोड्यूसर टू कस्टमर, फिर है हमारा इसमें प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर कंज्यूमर। तो ये इसमें भी हमारा इफेक्ट होता है कि अगर हम इस चैनल को यूज करते हैं तो हमारी प्राइस कॉस्ट जो है वो एक प्रोड्यूसर के हिसाब से हमें इसमें कम रखनी चाहिए और यहाँ पर हमारी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट को निकालकर हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, यहाँ पर हम कम कॉस्ट में भी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और यहाँ पर हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर है आपका बायर कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा बायर का सोच क्या है, उसका बिहेवियर क्या, लाइक क्या, डिसलाइक क्या, उस पर भी डिपेंड करता है हमारी प्राइसिंग। फिर है नेशनल एनवायरनमेंट, ये भी इफेक्ट करता है। फिर है प्रमोशनल एफर्ट्स, यानी कि हमारे जो भी संवर्धन प्रयास है, विज्ञापन हो गया, आपका पर्सनल सेलिंग हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, तो वो भी हमारे एफर्ट्स भी यहाँ इफेक्ट करते हैं। लास्ट वन है आपका मार्केट पोजीशन, क्या है आपकी बाजार में स्थान क्या है। अगर आपकी ख्याति अच्छी है तो आप अपनी कीमतों को हाई कर सकते हो, और अगर आपकी ख्याति कम है, आपकी गुडविल, अभी आप मार्केट में नए हो, तो आपको कम रखने की जरूरत होगी। क्लियर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आगे, हमारा लास्ट टॉपिक आज का, लास्ट फेज, प्राइसिंग प्रोसेस। प्राइसिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि प्राइस जब हमने डिसाइड करने का सोच ही लिया है तो उसकी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बेस पर हम डिसाइड करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्या करनी है, आपको डिमांड बतानी है, एस्टिमेट लगाना है कि हमारा प्रोडक्ट कितना बिकेगा, उसकी डिमांड कितनी है, ठीक है। डिमांड की एस्टिमेटिंग करने के बाद हमें अपने कंपटीशन पर ध्यान देना होगा, यानी कि हमारा प्रतिस्पर्धा कितनी है, हमें करंट यानी हमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की एस्टिमेट लगाना होगा, फोरकास्ट करना होगा कि दोनों को मिलाकर हमारा फ्यूचर में कंपटीशन कितना हो जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से हम अपनी प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। देन उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबल मार्केट शेयर, यानी कि संभावित बाजार अंश का निर्धारण करना। इस अवस्था में निर्माता यह निर्णय करता है कि उसका अपेक्षित बाजार अंश क्या होगा। उसका निर्धारण करते समय उत्पादन क्षमता, उत्पादन लागत और प्रतिस्पर्धा का विशेष प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल प्राइस पॉलिसी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस,
ये नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्राइस पॉलिसी, यानी कि इसके अलावा हमें अभी नेक्स्ट जब हमने पॉसिबल मार्केट शेयर का पता लगा लिया है, निर्धारण कर लिया है, तो उसके बाद हमें जो भी उसकी फिक्स मेथड या फिर जो भी आपको सूटेबल आपकी कंपनी के हिसाब से, फर्म के हिसाब से सूटेबल मेथड है प्राइस डिसाइड करने का, जैसे स्कीमिंग मेथड हो गई, तो ये जो भी मेथड है आप उसका यूज करते हुए फिक्स मेथड से आप प्राइस डिसाइड कर लो। डिसाइड करने के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, मेथड डिसाइड हो गई, अब आप अपनी प्राइस का डिसाइड कर सकते हो। ये आपका लास्ट स्टेज था जिसमें आप अपनी प्राइस को डिसाइड करके अपनी पॉलिसीज को, अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको मद्देनजर रखते हुए आप अपने अनुभव, अपनी योग्यताओं और अपनी स्किल्स के बेस पर अपनी प्राइस को डिसाइड कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? तो ये था हमारा प्राइसिंग का प्रोसेस। तो आज का टॉपिक हम यही, जो प्राइसिंग था वो यही हम खत्म कर रहे हैं। देखिए प्राइसिंग का टॉपिक, वैसे इसका मीनिंग देख लीजिए, ये मीनिंग है इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंस और फिर ऑब्जेक्टिव्स, ये फैक्टर्स और ये प्रोसेसिंग। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और आज का हमारा टॉपिक भी यही खत्म होता है, प्राइसिंग। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल का हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल या जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब टॉपिक रहेगा हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर है यहाँ पर? तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।